जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अनअकैडमी के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एमपीपीएससी प्री में जो एमपीजीएस के क्वेश्चन अब तक आए हैं उन सभी प्रश्नों को आज के हम सेशन में देखेंगे। जल्दी से सभी लोग सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। जय हिंद रवि। गुड इवनिंग राहुल। गुड इवनिंग संतोष। हेलो गिरिराज। हेलो सत्यभामा। गुड इवनिंग सविता। सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए जिससे कि आज का जो सेशन है वो हमारा स्टार्ट हो सके। आप सब लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? आप सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। जय हिंद किम जोंग, सविता यादव, राघव सिंह, राजावत, आशुतोष पांडे। ओके ठीक है, संतोष पांडे। ओके चलिए ठीक है। तो बस एक मिनट, कुछ बच्चे और जुड़ जाएं, उसके बाद आज का जो हमारा सेशन है हम लोग स्टार्ट करेंगे। कल हम लोगों ने दूसरे टॉपिक पर क्वेश्चंस किए थे। आज हमारा एक्चुअली में 4 बजे का टाइम गलती से अनअकैडमी की टीम की तरफ से हो गया होगा। मैं उसे बोल देता हूं उनको कि उसे करेक्ट कर दें, है ना। अच्छा, इसका टाइम गलत से हो रहा था। ओके ओके ठीक है। चलिए, एक्चुअली में ये जो क्लास है वो अनअकैडमी की टीम के द्वारा शेड्यूल की जाती है, तो अगर कोई टाइम का इशू है तो मैं उनको बोल दूंगा कि वो करेक्ट 5 बजे का टाइम रखा करें, ठीक है। और रवि, दोपहर वाली क्लास एक आध दिन में स्टार्ट होगी, अभी थोड़ा सा मैं व्यस्त चल रहा हूँ। गुड इवनिंग प्रमोद कुमार जी। आप सभी लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? आप सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं? तो आज का जो टेस्ट है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, गुड इवनिंग नेहा सोनी। ओके तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए एक सेकेंड। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये रहा आपका आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा, देखिए ध्यान देना इस बात पर कि आज के जितने भी प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न वो हैं जो अब तक एमपीपीएससी में आए हैं एमपीजीएस से 2010 से लेके 2019 तक के। तो 2010 से लेके 2019 तक के जो प्री के क्वेश्चन हैं वो इस पीडीएफ में आपको मिलेंगे एमपीपीएससी प्री के। तो पहला क्वेश्चन आपका जो है आपके सामने है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही आप लोगों ने दिया है, थोड़ा सा हम लोग जल्दी करेंगे। इसका सही आंसर है दशावतार मंदिर। देखिए, जो दशावतार मंदिर है आप सब जानते हैं कि ये देवगढ़ में है, और देवगढ़ कहाँ पर है आप सब जानते हैं? यूपी, ललितपुर, यानी उत्तर प्रदेश के ललितपुर में एक मंदिर है। और ये मंदिर गुप्त काल का श्रेष्ठ मंदिर है, यानी गुप्त काल का सबसे अच्छा मंदिर कौन सा है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ठीक है। इसमें भगवान विष्णु को शेषनाग की सैया पर लेटा हुआ दिखाया गया है। एक और बात याद रखिएगा कि जो देवगढ़ है वो बेतवा नदी का एक द्वीप है। किसका द्वीप है? बेतवा नदी का एक द्वीप है। तो बेतवा नदी का द्वीप है जिसका नाम है देवगढ़, ठीक है। बाकी जितने भी मंदिर आप ऑप्शन में देख रहे हैं वो सब खजुराहो में कंदरिया महादेव, 64 योगिनी, चित्रगुप्त, इसके अलावा लक्ष्मण मंदिर है, दूलादेव मंदिर है, आपका ब्रह्मा मंदिर है, घंटाई मंदिर है, जावरी मंदिर है, बहुत सारे मंदिर आपको वहां पर मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सेकंड क्वेश्चन, देखिए ये सारे वो प्रश्न हैं जो अब तक एमपीपीएससी में पूछे गए हैं। एक सेकंड, गुजरी महल का निर्माण किसने करवाया था आपको बताना है। गुजरी महल किसने बनवाया था? सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ओके, सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो है वो बी है, वो गलती से टिक लग गया था। आप लोगों को पता है कई बार वो गलत टिक हो जाता है। देखिए, ग्वालियर के जो राजा थे जिनका नाम था मानसिंह तोमर, इनके शासनकाल में ग्वालियर जो है वो काफ़ी डेवलप था।
इसीलिए ग्वालियर का जो स्वर्णकाल है वो किसके शासनकाल को कहा जाता है, या किस राजा के शासनकाल में ग्वालियर जो है काफ़ी डेवलप था, तो उनका नाम था मानसिंह तोमर। और मानसिंह तोमर की जो पत्नी थी, जो उनकी प्रेमिका थी, उनका नाम था मृगनयनी, जिनको हम लोग बोलते हैं मृगनयनी, जिनका वास्तविक और रियल नेम था गुजरी। क्या नाम था इनका? रियल नेम गुजरी था। इसीलिए उनके नाम से ग्वालियर में एक महल बनवाया था मानसिंह तोमर ने, जिसे गुजरी महल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? देखिए, सारे वो क्वेश्चन हैं जो एमपीपीएससी में आए हैं एमपीजीएस से। तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। थर्ड का आंसर क्या है? ओके, थर्ड का आंसर है, वेरी गुड, ग्वालियर में तानसेन और उनके गुरु जिनका नाम था मोहम्मद गौस, तो मोहम्मद गौस का जो है मकबरा है। और मोहम्मद गौस के मकबरे में ही जो है उनके बाहर यानी उनके बगल से ही जो है तानसेन की समाधि है। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आपको बगल बगल में ही मिलेंगी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि तानसेन जो हैं वो मोहम्मद गौस के शिष्य थे। तो गुरु और शिष्य की जो समाधि है, यानी मोहम्मद गौस का मकबरा है और तानसेन की समाधि है, ये दोनों के दोनों कहाँ पर हैं? ग्वालियर में हैं। मोहम्मद गौस के मकबरे का निर्माण अकबर द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? मोहम्मद गौस के मकबरे का निर्माण अकबर द्वारा करवाया गया था, जबकि तानसेन की समाधि वहाँ पर बनी हुई है, वो भी अकबर के समय की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा नेता? अब इसमें एक बात आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं तो उसमें सारे क्वेश्चन जो है इसमें हैं, जो हमें लगेगा हम सारे डिस्कस करेंगे। जो करंट अफेयर्स का होगा पुराना, हम उसे हटाते जाएंगे, आपको बताता जाऊंगा। मध्य प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले रक्षा मंत्री तथा बाद में गृह मंत्री बना था? आपको बताना है। चलिए, फोर्थ का आंसर दिया आप लोगों ने। फोर्थ का आंसर है, ये एमपीपीएससी में आ चुका है, 2010 एमपीपीएससी में पूछा गया था। कैलाश नाथ काटजू मध्य प्रदेश के एक ऐसे नेता थे। बेसिकली जो कैलाश नाथ काटजू हैं वो एक कश्मीरी ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे, और ये मध्य प्रदेश के मालवा से बिलोंग करते थे, जिन्हें नेहरू कैबिनेट में रक्षा मंत्री और बाद में गृह मंत्री भी बनाया गया था। ठीक है, तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा आपका सी। फिफ्थ क्वेश्चन है कि 1956 में, ध्यान से देखिएगा, 1956 में मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र महाराष्ट्र में मिला दिया गया था? तो वो कौन सा एरिया था मध्य प्रदेश का जिसे महाराष्ट्र में दे दिया गया था 1956 में? मालवा, छत्तीसगढ़, विदर्भ और चंदेरी। फिफ्थ का आंसर क्या होगा जी अश्विन? फिफ्थ का आंसर क्या होगा? वेरी गुड। देखिए, फिफ्थ का आंसर है बिल्कुल सी, सही आंसर है आप लोगों का। विदर्भ के जो 8 जिले थे, जिनमें नागपुर भी था, भंडारा था, चांदा था, बुल्डाना था, अकोला था, अमरावती था, यवतमाल था, ये विदर्भ के जो 8 जिले हैं वो तत्कालीन बम्बई राज्य यानी महाराष्ट्र को दे दिए गए थे, क्योंकि ये सभी 8 जिलों में जो है मराठी भाषी बोलने वाले लोग रहते थे, क्योंकि 1956 में राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया गया था। इसलिए विदर्भ के जो मराठी लोग थे उनको हम लोग महाराष्ट्र में दे देते हैं। इसमें कौन कौन से जिले थे? जिसमें खासकर नागपुर, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, अकोला, बुल्डाना, ये याद रखिएगा, भंडारा और चांदा। आपका अगला क्वेश्चन है, विदेशी पर्यटकों के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा पर्यटन स्थल सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र रहता है? तो मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा पर्यटन स्थल है जो विदेशियों के लिए सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र रहता है? 6 का आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है 6 का वो है खजुराहो। याद रखिएगा क्या है? खजुराहो इसका राइट आंसर है। आप सब जानते हैं कि खजुराहो को शिल्प कला का तीर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? शिल्प कला का तीर्थ कहते हैं। ये भी आपके एमपीपीएससी में आ चुका है कि शिल्प कला का तीर्थ किसे कहा जाता है? खजुराहो को कहा जाता है। 1986 में खजुराहो को जो है किसके? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। बाकी आप सब जानते हैं कि खजुराहो जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? चंदेलकालीन मंदिरों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, और मंदिरों पर जो मूर्तियां बनी हैं उनके लिए खासकर ये प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं। टोटल 85 मंदिर जो हैं चंदेल राजाओं के द्वारा 950 से 1050 ईस्वी के मध्य बनवाए गए थे, जिसमें वर्तमान में 22 अच्छी अवस्था में हैं, जिनमें
सबसे फेमस मंदिर कंदरिया महादेव, लक्ष्मण मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, और इसके अलावा बहुत सारे जगदम्बी मंदिर है, चित्रगुप्त मंदिर है, बहुत सारे मंदिर हैं, याद रखिएगा। 6 आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस राजवंश ने भारत के प्रसिद्ध खजुराहो मंदिरों का निर्माण करवाया था? ये तो आ ही गया, चलिए बताइए जी। राघव सिंह राजावत, टीएस वर्ड ने खोजा था खजुराहो को, याद रखिएगा। 7th का सही आंसर है, अभी अभी हुआ था। देखिए कुछ क्वेश्चन तो रिपीट होंगे क्योंकि पीसीएस में पूछे जाते हैं अलग अलग समय। तो चंदेल वंश के द्वारा खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। ये मंदिर 950 ईस्वी से लेके 1050 ईस्वी के मध्य बने थे, ठीक है, इनका निर्माण करवाया गया था। और एक और इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि जो खजुराहो है आपका, क्या है खजुराहो, यहाँ पर खजुराहो की जो खोज है वो टीएस वर्थ ने की थी। किसने की थी? टीएस वर्थ। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? आप ये मान के चलिएगा कि एक अनुसंधान केंद्र एग्जाम में जरूर आएगा, तो आप सभी अनुसंधान केंद्र को पढ़ लीजिएगा। 8 का आंसर क्या होगा? 8 का आंसर है, ठीक है चलिए, हाँ 8 का आंसर जो है बी है। आप सब जानते हैं कि खंडवा और खरगोन कपास ज़्यादा होता है, इसीलिए कपास में जो है खंडवा और खरगोन को आपने सुना होगा, इन दोनों जिलों को क्या कहते हैं? सुनहरे जिले कहते हैं। क्या कहते हैं? सुनहरे जिले के नाम से जाना जाता है। और जबकि कपास जो अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है? खरगोन में है। कहाँ पर है? खरगोन में कपास अनुसंधान केंद्र है, जबकि खंडवा और खरगोन को सुनहरे जिले के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर कपास ज़्यादा होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है नर्मदा नदी की। देखिए ये सब एमपीपीएससी के क्वेश्चन है, मैं ये नहीं कह रहा कि इतने सरल आएंगे इस बार, लेकिन आप इन प्रश्नों से अंदाजा लगा लीजिएगा कि किन किन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे नदियों से प्रश्न हो गया, अनुसंधानों से प्रश्न हो गया, फिर पुरस्कारों से आएगा, पर्यटन स्थलों से प्रश्न आएगा। तो आप ये देखते जाइएगा कि कहाँ कहाँ आपको पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है। देखिए नर्मदा नदी की जो लंबाई है केवल मध्य प्रदेश में पूछा है, तो मध्य प्रदेश में जो कुल लंबाई है नर्मदा नदी की वो 1077 किलोमीटर है, जबकि आप सब जानते हैं कि नर्मदा की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। कितनी है? 13-12 किलोमीटर है, याद रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए नर्मदा के बारे में हजारों फैक्ट हैं, तो इतनी जल्दी तो हम सभी फैक्टों को कवर नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, भारतवर्ष का सबसे बड़ा आदिवासी जनसंख्या वाला राज्य, भारतवर्ष का सबसे बड़ा या सबसे बड़ी आदिवासी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आपको ये बताना है। 10th नंबर का ये क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया है, बताइए। तो भारतवर्ष का सबसे बड़ी आदिवासी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ये सब प्रीवियस ईयर में आए हैं। इसका सही आंसर है, बिल्कुल इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है उसका बताइए कितने परसेंट रहते हैं मध्य प्रदेश में एसटी? कुल जनसंख्या का कितना परसेंट एसटी है? मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 21%, 21.1 है, 21% जो है वो एसटी है। और अगर आप इनकी जनसंख्या निकालेंगे लगभग 1.5 करोड़ आपको ये मिलेगी। टोटल पॉपुलेशन में ये इतनी आपको यहाँ पर जनसंख्या एसटी की मिलेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ अगला क्वेश्चन है आपका मंडला। देखिए अगर आपको लगे कि थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कीजिए तो मैं कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग करें। मंडला किसकी राजधानी थी? 11th का आंसर क्या होगा? मिनिमम 30 मान लीजिए, मानसी 30 से 35, 25 से 35 के बीच रहेंगे। देखिए मंडला जो है वो किन की राजधानी थी? गोंडों की राजधानी थी। इसमें मैंने 2-3 चीज़ें आपको बताई हैं। देखिए गोंडों की 2-3 राजधानियां रहती हैं, उसमें अगर हम बात करें एक राजा थे गोंड राजा जिनका नाम था हृदय शाह, बहुत इंपॉर्टेंट है, गोंड राजा हृदय शाह। तो गोंड राजा हृदय शाह के द्वारा जो है राजधानी शिफ्ट की गई थी। पहले इनकी राजधानी थी चौरागढ़, सुना होगा आपने चौरागढ़। इसके बाद ये शिफ्ट कर दी गई थी और चौरागढ़ से कहाँ शिफ्ट कर दी गई थी? तो मंडला शिफ्ट कर दी गई थी। और मंडला शिफ्ट करने वाले शासक का नाम था क्या? राजा हृदय शाह। इन्होंने मंडला में कई सारे किले और कई सारे महल बनवाए थे। इसमें सबसे प्रसिद्ध है राजा का महल,
राजा का महल जो है उसे जनरली हम लोग मोती महल कहते हैं। क्या कहते हैं राजा के महल को? मोती महल कहते हैं। और एक है रानी का महल, राजा का महल, रानी का महल। और इसी में ये बार बार इसलिए बताता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है राजा हृदय शाह। और इसी जो राजा का महल या मोती महल है, इसकी दीवार पर एक अभिलेख मिला है। उस अभिलेख में पूरी जो है गोंड राजाओं की वंशावली है। तो गोंड वंश की जो वंशावली है वो अगर आपसे पूछा जाए किसके अभिलेख से मिलती है, तो राजा हृदय शाह का जो अभिलेख है जिसमें गौड़ वंश की वंशावली दी गई है और सारे राजाओं का नाम लिखा है, जिसमें पहले राजा थे जिनका नाम था, आप सब जानते हैं, गौड़ वंश के संस्थापक आशीष आ सकते हैं, लेकिन मिनिमम पूछा है तो मिनिमम बता रहा हूँ। एक अंदाजा है हमारा कि 30 से 35 मिनिमम रहेंगे, हो सकता है 40 हो जाए लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो लगभग 30 से 40 के बीच जो है एमपीजीएस के क्वेश्चन रहेंगे। जी आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से टंगस्टन, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में टंगस्टन प्राप्त होता है? तो आप ये देखिए कि एमपी के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं प्रीलिम्स में, उसमें आप देखिए हर क्षेत्र से प्रश्न पूछा जा रहा है, हर क्षेत्र से। अब ये देखो, ये प्रश्न खनिज का है, इससे पहले एक नदी का था, इससे पहले फिर एक गोणों का था। तो यही आपको याद रखना कि कोई भी टॉपिक मिस नहीं करना है। तो इसका सही आंसर क्या है कि मध्य प्रदेश में जो टंगस्टन होता है वो होशंगाबाद का एक प्रसिद्ध गांव है, काफ़ी पॉपुलर है, जिसका नाम है आगर गांव। तो होशंगाबाद के आगर गांव से टंगस्टन नामक खनिज प्राप्त होता है। और आप सब जानते हैं कि टंगस्टन का प्रयोग जो है वो बल्ब के फिलामेंट में होता है। क्यों होता है बल्ब के फिलामेंट में? क्योंकि इसका गलनांक जो होता है वो उच्च होता है, जिसकी वजह से बल्ब के जो फिलामेंट हैं वो इसी टंगस्टन के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इससे दो प्रश्न बनेंगे कि टंगस्टन का उपयोग किसमें होता है और टंगस्टन मध्य प्रदेश में कहाँ मिलता है? तो होशंगाबाद के आगर गांव में। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, कुछ लोगों को हमेशा कंफ्यूज करता है, रीजन पता नहीं क्यों कंफ्यूज करता है, और इसे तो कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। कालिदास के किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया गया है? कालिदास के किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया गया, बताना है आपको। 13 का आंसर आप लोगों ने दिया है, ऑलमोस्ट सभी का सही है, किसी का गलत ही नहीं है। देखिए बड़ा सिंपल सा आंसर है, इसका सही आंसर है मेघदूतम। मेघदूतम आप सब जानते हैं कि इसमें एक गंधर्व की कहानी है। किसकी कहानी है? एक यक्ष होता है या गंधर्व कह सकते हो, उसकी कहानी है। गंधर्व की दर्द भरी कहानी है। कैसी कहानी है? दर्द भरी कहानी है। कहते हैं कि वो इंद्र के दरबार में अपनी प्रेमिका से जब उसको देख रहा था, एक बार इंद्र का दरबार लगा हुआ था, 10 सेकेंड बताऊंगा। तो इंद्र का दरबार लगा हुआ था और उसी दरबार में अचानक ब्रह्मा जी आ गए, तो सब लोग ब्रह्मा जी के सम्मान में खड़े हो गए। लेकिन ये जो गंधर्व था ना, ये अपनी प्रेमिका को बस देखे जा रहा था, देखे जा रहा था और देखे जा रहा था। ब्रह्मा जी को गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि जिसकी वजह से तूने मुझे अनदेखा किया है, तू उससे बिछड़ जाएगा। और इस प्रकार ये गंधर्व कहाँ चला गया? पृथ्वी पर चला जाता है। और फिर जब एक दिन इसे अपनी प्रेमिका की भयंकर वाली याद आती, भयंकर समझते हैं आप, इसे अपनी प्रेमिका की बहुत याद आती है। ये उससे मिलने के लिए मतलब एक तरीके से इतना ज़्यादा पागल हो जाता है कि पर्वत पर चढ़ जाता है। किस पे चढ़ जाता है? पर्वत। और पर्वत का नाम आप समझ लो, उसका नाम अमरकंटक है, जिससे कभी भूलोगे नहीं। उस पर्वत का नाम क्या था? अमरकंटक। पर्वत पर चढ़ जाता है और कहता है, सुन मेघा जरा संदेशा तो लेते जा। अर्थात इसने मेघों को, मेघ मतलब कौन है? बादल। मेघों को अपना क्या बनाया? दूत यानी मैसेंजर। और कहाँ भेजा था? स्वर्ग में, जो इसकी अप्सरा, इसकी प्रेमिका थी, कि जाओ मेरी प्रेमिका से कहना कि मैं उसे याद कर रहा हूँ। यह है मेघदूतम की कहानी। अगला प्रश्न है, विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है? फटाफट बताइए, 14 का आंसर क्या होगा? का आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो 14 का जो आंसर है वो है वेतवा। वेतवा नदी जो कि रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है। इसे बुंदेलखंड की जीवन रेखा या फिर बुंदेलखंड की, मध्य प्रदेश की गंगा भी कहते हैं, बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी कहते हैं। नाम है बेतवा, रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है। इसी के किनारे स्थित है विदिशा। तो विदिशा किस नदी के किनारे स्थित है? बेतवा नदी के किनारे स्थित है। जी बहुत सारे नगर हैं, विदिशा है, ओरछा है, ठीक है, भोजपुर का शिव मंदिर है, इसी नदी के किनारे स्थित है। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना
डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना किस जिले में की गई है? डायनासोर, डायनासोर का आंसर क्या होगा? नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। जो लोग जुड़ते जा रहे हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। बहुत बढ़िया। तो आप सब जानते हैं, देखिए आखिर क्यों की गई है, आप सब जानते हैं क्यों की गई है। देखो धार जिले में डायनासोर के अलग अलग प्रजाति के अंडे मिले हैं। क्या मिले हैं? डायनासोर की अलग अलग प्रजातियों के बहुत सारे अंडे मिले हैं। वो भी ऐसे ऐसे अंडे मिले हैं, अंडों के जीवाश्म मिले हैं। अंडे तो मिलेंगे नहीं, अंडों के क्या मिले? जीवाश्म। वो भी इतने अलग अलग वैरायटी वाले जो विश्व में कहीं नहीं मिले। इसीलिए सरकार ने धार में एक नेशनल पार्क बनाया है जिसका नाम रखा गया है डायनासोर जीवाश्म यानी फॉसिल नेशनल पार्क। अब मेरा आपसे एक सवाल है, मैं चाहूँगा आप उस सवाल का जवाब भी दीजिए। वो सवाल ये है, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। फटाफट आंसर दीजिए। मध्य प्रदेश का प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश का प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मध्य प्रदेश का प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वेरी गुड, आप सब लोगों ने आंसर दिया है घुघुआ नेशनल पार्क, या जिसे हम लोग बोलते हैं जीवाश्म नेशनल पार्क, जो कि डिंडोरी में, राइट। तो ये मध्य प्रदेश का पहला है, क्योंकि ये भी जीवाश्म है इसलिए ये पहला है, और ये कौन सा हो जाएगा? ये दूसरा हो जाएगा। तो थोड़ा सा याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश का पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान घुघुआ नेशनल पार्क है, जो डिंडोरी में है, डिंडोरी के साहगढ़ तहसील में, और ये है आपका धार जिले के बाग क्षेत्र में। कहाँ पर है? धार जिले के बाग क्षेत्र में, जिसका नाम है डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? ये प्रश्न थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। प्रथम खुली जेल मध्य प्रदेश की, यहाँ पर पूछा गया प्रथम खुली जेल कहाँ स्थापित है? 16 का आंसर क्या होगा? 16 का आंसर कुछ लोग दे रहे हैं ए, कुछ लोग दे रहे हैं वी, कुछ लोग ए, कुछ लोग बी, कुछ लोग ए, कुछ लोग बी। पहले तो तुम लोग आपस में लड़ लो कि आंसर क्या होगा, ठीक है। देखो बच्चों सुनो, मध्य प्रदेश की जो पहली खुली जेल है आपने पढ़ा होगा, उसका नाम था नवजीवन शिविर। क्या नाम था? नवजीवन शिविर। और संभवतः ये जो खुली जेल है वो मध्य प्रदेश के मुंगावली, कहाँ पर है? मुंगावली में। और मुंगावली जो है आपका है अशोकनगर में। कहाँ पर है? अशोकनगर में, ठीक है। तो पहले तो ये पॉइंट क्लियर हो जाए कि मध्य प्रदेश की जो पहली खुली जेल है जिसका नाम है नवजीवन शिविर, जो कि मुंगावली में है, और मुंगावली कहाँ पर है? अशोकनगर में। पहली बात 1973 के आसपास ये बनी थी। लेकिन मध्य प्रदेश की जो दूसरी खुली जेल है, सेकंड, वो बनाई गई होशंगाबाद में। कहाँ पर? होशंगाबाद में। अब अगर मैं ये बात करूं, पहले पूरा सुनना, बीच में रिएक्ट मत करना, और आप मुझ पर प्रश्न खड़ा करने से पहले आप थोड़ा सा सुन लीजिएगा। इसका जो सही आंसर माना गया है, जी भाई साहब प्रमोद कुमार जी मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये सेकंड होशंगाबाद में। जिस किताब से आंसर लिया है आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, इसमें आंसर इसी प्रश्न को इसी को माना गया, यानी होशंगाबाद को माना गया है। ये नहीं दिया गया है अशोकनगर, तो उन्होंने इसको काउंट नहीं किया है गुना को, उन्होंने होशंगाबाद को आंसर माना है। जिस किताब से लिया है, बहुत जगह पर ये प्रश्न पूछा गया अलग अलग जगह पर, इसका सही आंसर माना गया है होशंगाबाद। कृपया आप भी होशंगाबाद मानिएगा, ठीक है, क्योंकि देखो बहस करने से कुछ होगा नहीं। एज पर ऑप्शंस जो आंसर माना जाएगा वही आंसर होगा। ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है जिसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में इंग्लैंड का कौन सा राजदूत, ये प्रश्न आपने देखा होगा, ये 2012 का क्वेश्चन है, 2012 एमपीपीएससी प्री का क्वेश्चन है। इंग्लैंड का कौन सा राजदूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया था? 17 का आंसर। अंकिता अगर अशोकनगर होगा तो आंसर अशोकनगर ही होगा ना। चलिए इसका सही आंसर है, क्या नाम था? टॉमस रो, या सर थॉमस रो भी बोलते हैं। टॉमस रो, ईयर याद रखिएगा, 1615 में जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। कब? 1615 में। जहांगीर पहले इसे व्यापार की परमिशन नहीं देना चाहता था, परंतु ये बड़ा इंटेलिजेंट टाइप का व्यक्ति था, ये जहांगीर के पीछे पीछे चल देता। एक बार जहांगीर कहाँ गया? अजमेर गया तो अजमेर पहुंच गया, फिर मांडू पहुंचा तो मांडू पहुंच गया। मांडू में जहांगीर थोड़ा खुश था। आप सब जानते हैं मांडू को सिटी ऑफ जॉय कहते हैं, अर्थात खुशियों का शहर। तो मांडू में जब जहांगीर प्रसन्न था तो टॉमस रो ने उससे पूछा, भाई साहब व्यापार की परमिशन दे रहे हो क्या? जहांगीर ने बोला चल यार तू ले ले।
तो इस प्रकार इसे व्यापारिक अनुमति जहांगीर के द्वारा प्रदान कर दी गई थी। तो आपसे पूछा जाता है हॉकिंस को व्यापार की अनुमति दी या टॉमस रो, तो आप बताओगे टॉमस रो को जहांगीर के द्वारा व्यापार की अनुमति दी गई थी। ठीक है, हॉकिंस को नहीं दी थी, इसको व्यापार की अनुमति दी थी शर्तों के साथ। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी बोली नहीं बोली जाती? इनमें से कौन सी बोली है जो मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती? 18 का आंसर क्या होगा बताइए। एटीन का आंसर आप लोग बता रहे हैं, 18 का आंसर है, वेरी गुड, 18 का आंसर है कौरवी। क्या है? कौरवी का संबंध मध्य प्रदेश से नहीं है। कहां से है? ये यूपी और हरियाणा के क्षेत्रों में बोली जाती है, इसको बोलते हैं कौरवी। जबकि आप सब जानते हैं मालवी मालवा में, बुंदेलखंडी बुंदेलखंड में, और गोंड जो है वो पूरे मध्य प्रदेश में बोली जाती है। क्यों? क्योंकि गोंड जनजाति संपूर्ण मध्य प्रदेश में रहती है। तो ये एमपी में है, जबकि इसका संबंध यूपी प्लस हरियाणा। ठीक है, याद रखिएगा कौरवी। आगे बढ़ते हैं अगले। हाँ, कौरव से आप याद रख सकते हो, कौरव जानते हो ना, कौरव पांडव। ठीक है, तो कौरवों से रिलेटेड है कौरवी भाषा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती? इनमें से कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश में नहीं बहती? 19 का आंसर क्या होगा बताइए। ठीक है, चलिए 19 का जो आंसर है वो आप सब समझ गए होंगे। इसका राइट आंसर है कृष्णा नदी, यानी डी। आप सब जानते हैं। अगर हमें इसमें देखना पड़े, देखो क्योंकि ये थोड़ा सा पुराना प्रश्न है और इस प्रश्न के हिसाब से अगर आपको देखना पड़े तो राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अब हाँ बेटा, मैं उसी पर चर्चा कर रहा हूँ। ये ओल्ड क्वेश्चन है संभवतः, इसलिए देखो जरा। महानदी अगर आप देखेंगे तो अमरकंटक के बैक साइड से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक के पीछे की तरफ से निकलती है, यानी ये निकलती है छत्तीसगढ़ से कुल मिलाकर। लेकिन छत्तीसगढ़ कुल मिलाकर किसका हिस्सा था पहले? एमपी का। तो पुराना प्रश्न है इसलिए उसको माना गया है। इसका राइट आंसर, हमें जब ऐसा ऑप्शन मिले जिसमें ज़्यादा एलिमिनेट हम किसी को कर सकते हैं तो वो कृष्णा है, क्योंकि कृष्णा महाराष्ट्र से निकलती है जबकि महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है। छत्तीसगढ़ पहले तो एमपी का भाग था, इसलिए इसका आंसर डी है। हाँ, अविभाजित मध्य प्रदेश में था इसलिए। अगला प्रश्न, राजा भोज ने कहाँ शासन किया? तो आप सब लोग जानते हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली क्यों कहते हैं। देखिए 20 का आंसर क्या होगा? 20 का आंसर, बोला सर ऐसे सवाल आ गए तो फिर क्या होगा? ऐसे प्रश्न आपको एमपी में बहुत अच्छे प्रश्न मिलेंगे, सरल भी मिलेंगे, कुछ टफ भी मिलेंगे। तो ये धार से संबंधित हैं। राजा भोज जिनके शासनकाल में परमारों का स्वर्णकाल था, इनके शासनकाल को क्या कहते हैं? परमारों का स्वर्णकाल कहते हैं। तो परमारों का स्वर्णकाल है। बाकी आप सब जानते हैं कि इन्होंने 84 ग्रंथ लिखे थे, जिनमें से लगभग अभी कुछ ग्रंथ हमारे पास भी हैं, जिसमें सरस्वती कंठावरण है, आयुर्वेद सर्वस्व है, भोज चंपू है, ठीक है, सम्रांगण सूत्रधार है। राजा भोज जिन्होंने धार में भोजशाला का निर्माण करवाया था और एक सरस्वती का मंदिर भी बनवाया था। तो बहुत सारे इनके काम रहे हैं, चाहे भोजपुर शिव मंदिर का निर्माण हो, चाहे भोपाल की स्थापना हो। तो बहुत सारी चीज़ें वो आप सब लोगों ने पढ़ा है। और राजा भोज की पत्नी का नाम लीलावती था, ये भी मैंने आपको बताया। इनकी वाइफ का नाम था लीलावती, जो इनसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत कवि, इनमें से कौन सा संस्कृत कवि मध्य प्रदेश का नहीं है? जी, देखिए अब इस तरह के जब प्रश्न होते हैं तो हमें वो आंसर कलेक्ट करना पड़ता है या उस आंसर को लेकर चलना पड़ता है जो ज़्यादा हमारा करेक्ट होता है। आप दुनिया जानती है कि कल्हड़ एक कश्मीरी कवि थे। कौन थे? कल्हड़ एक कश्मीरी कवि थे और इन्होंने जो है संस्कृत भाषा में एक ग्रंथ लिखा है जो कि महान ग्रंथ है, जिसका नाम है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी में इन्होंने किसका? कश्मीर का इतिहास लिखा है। किसका? राजतरंगिणी की रचना की है। और राजतरंगिणी में किसकी जानकारी है? कश्मीर का इतिहास आपको मिलता है। हिस्ट्री ऑफ कश्मीर जो है वो राजतरंगिणी में है। राजतरंगिणी जो पुस्तक है इसमें कुल 8 तरंग हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राजतरंगिणी में कितने तरंग हैं? 8 तरंग हैं। शुरू के जो 3 तरंग हैं, पहले जो 3 तरंग हैं
3 तरंग, इन 3 तरंगों में प्राचीन कश्मीर की जानकारी है कि प्राचीन कश्मीर में क्या था, फिर चौथा और 5वां जो तरंग है और 6वां, इसमें 2 डायनेस्टी की जानकारी है जिसका नाम है कारकोट और उत्पल, कारकोट और उत्पल। और इसके अलावा जो 2 बचे आपके 7th और 8th तरंग, इसमें लोहार वंश की जानकारी है। एक और सवाल पूछा जाता है कि कल्हड़ जो है वो किसके दरबार में रहते थे, तो कल्हड़ रहते थे हर्ष, लोहार वंश के शासक थे हर्ष, इनके दरबार में रहते थे। लेकिन कल्हड़ ने राजतरंगिणी की रचना जो है वो जयसिंह लोहार के समय की थी। किसके समय, अगर पूछा जाए कि कल्हड़ ने राजतरंगिणी की रचना किसके समय की थी, जयसिंह लोहार के समय की थी। जयसिंह लोहार कश्मीर के लोहार वंश के अंतिम शासक थे। इन्हीं के शासन के साथ जो है कल्हड़ की राजतरंगिणी का इतिहास समाप्त हो जाता है। टोटल 8 तरंग हैं, संस्कृत भाषा में है, संस्कृत भाषा में पहली बार जो है ये सब लिखा गया था। ठीक है, हर राजा के गुण और दोष की बराबर जो है प्रशंसा और बुराई की है कल्हड़ ने। मध्य प्रदेश में रावण की पूजा कहाँ की जाती है? 22 का आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश में रावण की पूजा कहाँ की जाती है? देखो, अब प्लीज इसको थोड़ा सा सुन लीजिएगा। हाँ, अगर हम इस प्रश्न की बात करें रावण की जो पूजा कहाँ की जाती है, तो इसका आंसर आप सब जानते हैं, मैं जानता हूं, आप सब जानते हैं। इसका राइट आंसर है मंदसौर। कहाँ होती है? मंदसौर। मंदसौर के अलावा उज्जैन के भी एक गांव में होती है, परंतु इसमें जो ऑप्शन दिया है ना, शाजापुर जिले का भादखेड़ी गांव, यहाँ पर भी इनका एक मंदिर है। आप सुन रहे हैं ना बात को? लेकिन जिस किताब से ये आंसर लिया गया, जिसमें इसका सही आंसर माना गया था, वो माना गया था डी, क्योंकि विशेषकर ये जो बहुत बड़ा जो क्रेडिट है कि रावण की पूजा विशेषकर कहाँ होती है, वो रावण का नाम सुनते ही आपके दिमाग में मध्य प्रदेश का जो स्थान सबसे पहले आता है मंदसौर, क्योंकि रावण की ससुराल थी यहाँ पर, क्योंकि मंदोदरी यहीं की थी। रावण की जो वाइफ थी वो यहीं पर थी, और मंदसौर का पुराना नाम था क्या? दसपुर। ठीक है, अब बुक के हिसाब से और जो सही आंसर है वो डी माना गया है, क्योंकि इसमें मंदसौर नहीं दिया गया है। ठीक है, क्योंकि उनकी वाइफ थी मंदसौर से जिनका नाम था मंदोदरी, इसलिए रावण की पूजा स्पेशली मंदसौर में होती है। और इसका जो सही आंसर माना गया वो क्या माना गया है? डी, इनमें से कोई नहीं। इज दैट क्लियर? सभी को समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? इसका आंसर क्या माना गया? डी, क्योंकि जब जब आपके दिमाग में रावण का नाम आता है मध्य प्रदेश में, तो आपके दिमाग में सबसे पहले मंदसौर आता है, क्योंकि मंदसौर में रावण की ससुराल थी, क्योंकि मंदोदरी वहां की थी। अगला प्रश्न है आपका, संगमरमर की चट्टानों के लिए कौन सा प्लेस जो है प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश में? आपको बताना है वो कौन सा शहर है जो संगमरमर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ओके। संगमरमर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध जो जगह है उसका नाम है भेड़ाघाट, क्योंकि भेड़ाघाट आप सब जानते हैं कि भेड़ाघाट कहाँ पर है? जबलपुर में, इसीलिए जबलपुर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जबलपुर संगमरमर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए जी, भेड़ाघाट में 2 खास चीजें हैं, क्योंकि बात चली है तो आप नोट कर सकते हैं। एक तो यहाँ पर बंदर कूंदनी है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है बंदर कूंदनी कहाँ पर स्थित है, तो बंदर कूंदनी भेड़ाघाट में स्थित है। और दूसरा आपने सुना होगा कि यहाँ पर एक 64 योगिनी मंदिर भी है। क्या है? 64 योगिनी मंदिर, जिसे गोलकी मंदिर भी कहते हैं। और ये 64 योगिनी मंदिर बनवाया था कलचुरी शासक जिनका नाम था युवराज वन। तो कलचुरी राजा युवराज प्रथम के द्वारा जबलपुर के प्रसिद्ध 64 योगिनी मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो ये दोनों चीजें भी आपको याद रखनी है जबलपुर से, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, सब ठीक लग रहा है, तो आप क्लास को लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर, ये एमपीपीएससी में आया हुआ प्रश्न है, सारे क्वेश्चन ही एमपीपीएससी के हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर गंगा, सिंध और गंगा के मैदानों में स्थित है? सिंध और गंगा के मैदानों में है, आपको बताना है 24 का आंसर। ठीक है, 24 का आंसर आप सब दे रहे हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं ग्वालियर।
क्या नाम है? ग्वालियर। अच्छा, एक चीज और होगी, आपने ग्वालियर का पुराना नाम पढ़ा होगा, ग्वालियर के पुराने नाम आपने देखे होंगे, तो उनमें आपको एक नाम मिला होगा। एक तो आपको मिला होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है वत्स, सुना है आपने? वत्स मिला होगा, ठीक है। बाकी तो आप गाला भूमि भी जानते हैं, ठीक है, गोपांचल भी जानते हैं, वो सब ठीक है। लेकिन इसे वत्स क्यों कहते हैं? आप जानते हैं इसे वत्स क्यों कहा जाता था? क्योंकि प्राचीन काल में एक महाजनपद था जिसका नाम था वत्स महाजनपद। तो वत्स महाजनपद का जो राज्य है, इसका जो विस्तार है, वो संभवतः ग्वालियर तक था, यानी ग्वालियर तक के क्षेत्रों पर इस महाजनपद तक का विस्तार था, इसीलिए ग्वालियर का जो नाम है वो पड़ गया था वत्स। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ग्वालियर का एक नाम क्या है? वत्स है। क्यों पड़ा? क्योंकि वत्स महाजनपद, वत्स महाजनपद की कैपिटल क्या थी? कौशाम्बी। और कौशाम्बी कहाँ पर है? इलाहाबाद। और इलाहाबाद किसका हिस्सा है बच्चों? इलाहाबाद वॉज द पार्ट ऑफ गंगा वैली। तो गंगा वैली का ये पार्ट था पूरा वत्स महाजनपद, और उसका हिस्सा ग्वालियर था। इसलिए इनडायरेक्टली ज्योग्राफिकली भी आप देखोगे तो गंगा यमुना के मैदानों में ही आता है ग्वालियर। कैसे भी आप देखोगे इसका आंसर आपको ग्वालियर ही मिलेगा, ठीक है, सिंपल सा। अगला प्रश्न, नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की जो नदियां हैं, एक सेकंड, कहाँ हैं भाई? नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की नदियां कहाँ जाती हैं आपको बताना है। अरब सागर में मिल जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में जाती है, हिंद महासागर में मिलती हैं, दूसरी नदियों में मिल जाती हैं। दी, देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो माना गया है, मानने को तो हम बी भी मान सकते हैं, लेकिन इसका सही आंसर माना गया है क्या? डी। ज़्यादातर नदियां आप देखेंगे मध्य प्रदेश की, मतलब उसमें ये लिखा हुआ है कि नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की अधिकांश जो नदियां हैं या ज़्यादातर नदियां जो हैं वो दूसरी नदियों में मिल जाती हैं, और फिर दूसरी नदियों के माध्यम से वो कहाँ चली जाती हैं? बंगाल की खाड़ी में। तो इसका आंसर डी है, यानी दूसरी नदियों में मिल जाती हैं। इस प्रश्न में कोई आपको डाउट तो नहीं है? अगर कोई किसी भी प्रकार की शंका हो तो बताइएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में जंगलों का सबसे बड़ा क्षेत्र, भारतवर्ष में जंगलों का सबसे बड़ा क्षेत्र कहां पर है? जी अंकिता तिवारी जी, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जितने भी अभी तक एमपीपीएससी प्री में आए हैं वो सारे हैं। आज सारे नहीं हो पाएंगे, कल भी करवाऊंगा आपको, ठीक है। इसका जो सही आंसर है बच्चों, इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में भारत के सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, और इसीलिए मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं? अगर आपको पता है तो आपने पढ़ा होगा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा एसटी पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा एसटी मिलने का कॉन्सेप्ट यही है, क्योंकि जहाँ पर वन ज़्यादा होते हैं वहाँ पर एसटी ज़्यादा होते हैं। तो क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन हैं, इसीलिए वहाँ पर एसटी भी हैं, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर आप कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। लाइक शेयर करने से क्या होगा कि थोड़ा सा मेरा जो है मोटिवेशन होगा कि आप लोगों को समझ में आया। चलिए, इस प्रश्न का जो सही आंसर है, देखो जनरली हम लोग ये पढ़ते हैं कि भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद है, लेकिन यहाँ पर जामा मस्जिद ऑप्शन में नहीं है। एशिया में आंगन की दृष्टि से आपने एक पॉइंट पढ़ा होगा कि आंगन की दृष्टि से मतलब बैठने की दृष्टि से, आंगन की दृष्टि से सबसे जो बड़ी मस्जिद, ठीक है, कौन सी मस्जिद है? एशिया में आंगन की दृष्टि से सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? ताजुल मस्जिद आपने पढ़ी होगी। कौन सी मस्जिद पढ़ी होगी? ताजुल मस्जिद। और बच्चों ये ताजुल मस्जिद किसने बनवाई है? ताजुल मस्जिद इसको बोलते हैं। देखिए इसको याद करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है कि ताज बनवाया था शाहजहां ने, और ताजुल मस्जिद बनवाई थी किसने? शाहजहां बेगम, भोपाल की जो बेगम थी जिनका नाम था शाहजहां बेगम। तो यहाँ भी शाहजहां है और वहाँ भी शाहजहां है। ये शाहजहां बेगम है जो भोपाल की नवाब थी, इनके द्वारा भोपाल में ताजुल मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। इसका डिज़ाइन ताज जैसा है, याद रखिएगा। कैसा है? इसका डिज़ाइन वैसे ही है, 4 मीनार बनी बीच में, ठीक है, इसे ताजुल मस्जिद कहते हैं। इसका अर्थ होता है मस्जिदों में ताज की तरह, ठीक है, याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी अपने उद्गम स्रोत
कहाँ से निकलती है आपको बताना है। नर्मदा नदी का उद्गम स्रोत क्या है, ये एमपीपीएससी में पूछे गए प्रश्न हैं। देखिए आप, नर्मदा नदी का उद्गम स्रोत क्या है बताइए फटाफट। नर्मदा नदी का जो उद्गम स्रोत है वो है, आप सब जानते हैं, अमरकंटक। और अमरकंटक किस तहसील में है, उसका नाम है पुष्पराजगढ़। और पुष्पराजगढ़ तहसील किस जिले में आती है, तो उसका नाम है अनूपपुर। तो अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ तहसील के अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है, नर्मदा नदी निकलती है। याद रखिएगा, नर्मदा नदी के कई नाम हैं, जिसमें क्योंकि ये अमरकंटक से निकलती है जो कि मैकल पर्वत का हिस्सा है, इसीलिए नर्मदा को मैकल सुता कहा जाता है, रेवा कहा जाता है, नामोदोस कहा जाता है, शिवपुत्री कहते हैं, सांख्या कहा जाता है। इसके अलावा इसे निबुद्धा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में कौन सा खनिज, देखो इसमें आप लोग फंसने वाले हो, ध्यान से करना, जरा फंस जाओगे बाद में मत कहना। आप मुझसे कहोगे सर ये भी मिलता है वो भी मिलता है, वो अलग बात है, लेकिन प्रायोरिटी आप किसको दोगे। 29 का आंसर क्या होगा आपके हिसाब से। ऐसे प्रश्नों में क्या होता है कई बार ये इस तरह का प्रश्न है जिसमें मैं आंसर दूंगा तो आप सहमत नहीं होंगे, लेकिन प्रीवियस ईयर में आया है। देखो जरा, सुनो जरा, अगर हम बात करें प्रायोरिटी के बेस पर तो इसका आंसर होगा बॉक्साइट। प्रायोरिटी के बेस पर, मैं ये नहीं कह रहा कि भारत मध्य प्रदेश में ये नहीं मिलते, ये मिलते हैं। आपने सुना होगा झाबुआ, सुना है झाबुआ, झाबुआ में एस्बेस्टोस के भंडार हैं, ठीक है। लेकिन प्रायोरिटी बेसिस पे अगर देखा जाए, ये प्रीवियस ईयर एमपीपीएससी में आया था कि मध्य प्रदेश में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो इसका आंसर डी माना गया है। आप समझ रहे ना, प्रायोरिटी के बेस पर बोल रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा। और बॉक्साइट किसका एस क्या है, बॉक्साइट का एस क्या कौन सा होता है आपको पता है, बॉक्साइट का एस कौन सा है बताइए, बताइए बॉक्साइट का एस कौन सा होता है, फटाफट बताइए। एल्यूमिनियम, वेरी गुड। अब एल्यूमिनियम भी ऑप्शन में दिया है, ऐसे तो क्या दिया है, एल्यूमिनियम भी ऑप्शन में दिया है। तो क्या है कि इस प्रश्न का जो आंसर माना गया है, मतलब जो चीज़ है वो मैंने आपको बताई कि डी होगा। मध्य प्रदेश में तो एस्बेस्टोस भी है, बेरियम सल्फेट भी मिलता है, लेकिन वो कम कम मात्रा में मिलते हैं। बड़े मात्रा में मेजर जो खनिज है उसका नाम बॉक्साइट है, इसके लिए इसका आंसर जो है डी होगा। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र गोंडवाना कहलाता है, आपको बताना है। इस गोंडवाना में एक ज़माने में जब रानी दुर्गावती शासन करती थी तो इस गोंडवाना का दूसरा नाम था गढ़ कटंगा। क्या कहते थे इसे, गढ़ कटंगा या गढ़ कटंगा कहा जाता था। और इस पूरे एरिए में लगभग 70,000 गांव आते थे। 70,000 गांव की रानी थी जिनका नाम था रानी दुर्गावती, ठीक है। तो अब इसका राइट आंसर जो है कि जो दक्षिणी और पूर्वी मध्य प्रदेश है, कौन सा, दक्षिणी और जो पूर्वी मध्य प्रदेश है वो पूरा का पूरा जो है वो गोंडवाना में आता था, यानी रानी दुर्गावती के साम्राज्य का हिस्सा था, जिसमें लगभग 70,000 गांव आते थे। बहुत ज़्यादा रिच होने की वजह से ही अकबर की नज़र गोंडवाना पर थी, ठीक है जी। आगे बात करेंगे, अभी सब आएंगे। रानी दुर्गावती, देखो आपने नाम लिया रानी दुर्गावती का, वो आ गई। अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती, ये तो गलत बात है, लेकिन इसमें ऑप्शन कुछ ऐसे दिए हैं कि तुम फंस सकते हो। बताओ, ऑप्शन ऐसे हैं कि तुमसे गलती हो सकती है। चलिए, कुछ लोग डी बोल रहे हैं, कुछ लोग ए बोल रहे हैं, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा आंसर क्या होगा। देखो बेटा, इसका आंसर सही होगा मंडला। क्या होगा, मंडला वॉज द कैपिटल ऑफ गोंडा, गोंडों की कैपिटल थी, तो इसका राइट आंसर होगा मंडला। अब आप बोलो कि नहीं सर हमने तो रामगढ़ पढ़ा है। देखिए, रामगढ़ की रानी थी अवंतीबाई। कौन थी, अवंतीबाई जो है वो रामगढ़ की रानी थी, जो कि लोधी थी। कौन थी, ये लोधी डायनेस्टी से थी या लोधी थी, ठीक है, याद रखना। जबकि वो इसमें क्या पूछ रहे हैं कि अकबर के साथ युद्ध करने वाली जो रानी थी वो दुर्गावती कहाँ की थी, तो राइट आंसर होगा क्या, मंडला। अकबर ने अपने सेनापति को भेजा था रानी दुर्गावती के विरुद्ध, जिनका नाम था, जिस सेनापति का नाम था आसफ खां। आसफ खां ने अटैक किया था 1564 में, तो रानी दुर्गावती ने पहले आसफ खां को खदेड़ दिया, फिर बाद में रानी दुर्गावती घिर जाती हैं और बाद में उनकी डेथ हो जाती है।
इस युद्ध का कारण क्या था आप सब जानते हैं। उनकी समाधि जो है रानी दुर्गावती की, वो कहाँ पर है, जबलपुर के वरेला ग्राम में उनकी समाधि बनी हुई है, ठीक है, जहाँ पर वो उन्होंने अपने आप को कटार मारकर जो है वीर गति को प्राप्त हुई थी। रानी दुर्गावती से अकबर के संघर्ष का कारण ही था गोंडवाना का रिच होना। साथ में अकबर द्वारा शुरुआत करने के लिए एक शर्त रखी गई थी रानी के सामने कि वो अपने प्रसिद्ध हाथी सरमन को और अपने सेनापति आधार सिंह कायस्थ को हमारे दरबार में भेज दें, हम उन्हें माफ़ कर देंगे। तो रानी दुर्गावती क्योंकि वो राजपूत फैमिली से बिलोंग करती थी, इसलिए उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। बाकी कहानी आप सब जानते हैं। राम कभी लेक्चर में आओ ना, बहुत सारी जानकारी देता हूँ, थोड़ी बहुत जानकारी क्या, पूरी कहानी बताता हूँ कि आखिर उन्होंने 1857 की क्रांति में क्यों भाग लिया था, अभी बताता हूँ। कभी लेक्चर अटेंड करो आप। अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस में फ्री क्लास भी होती हैं मेरी, और उन फ्री क्लासेस में आपको बहुत सारी जानकारी मिलती है। तो राम फिर फूल पत्ती ऑफिशियल ग्वालियर, चलिए ठीक है भाई साहब। देखिए इसमें ये पूछा गया है, ये तो भैया बेचारे बदनाम हैं, उसका उतना नाम हुआ है, जयाजी राव सिंधिया। जयाजी राव सिंधिया जो है इस समय अंग्रेज़ों की सहायता करते हैं, जो यहाँ के शासक थे, जिन्होंने लगभग 1843 से लेकर 1886 तक शासन किया था। अंग्रेज़ों ने इनसे प्रसन्न होकर इनको जॉर्ज की उपाधि से सम्मानित किया था। क्या कहा था, अंग्रेज़ों ने इनसे कहा कि तुमने हमारा जो है बहुत साथ दिया, इसलिए हम तुम्हें जॉर्ज की उपाधि देते हैं। यही वो सिंधिया हैं जिन्होंने ग्वालियर में जयविलास पैलेस का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था, जयविलास पैलेस का निर्माण करवाया था। और एक देशभक्त जो इनके खजांची थे, जिनका नाम था अमरचंद माठिया, उनको फांसी पर चढ़ा दिया था। तो जयाजी राव सिंधिया 1843 से 1846 तक सिंधिया वंश के राजा थे। जॉर्ज की उपाधि अंग्रेज़ों द्वारा दी गई थी। लॉर्ड कैनिंग ने कहा था, लॉर्ड कैनिंग ने क्रांति के बाद एक बात कही थी, ध्यान से सुनिएगा। लॉर्ड कैनिंग ने सिंधिया के बारे में एक बात कही थी कि 1857 की क्रांति एक आंधी थी, अगर सिंधिया ने हमें थाम ना लिया होता तो हम तिनके की तरह उड़ जाते। तो इससे पता चलता है कि सिंधिया का सपोर्ट अंग्रेज़ों के लिए कितना अच्छा और कितना शक्तिशाली था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे वो सब बातें छोड़ो, वर्तमान की बातें अभी नहीं करो। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा स्टेडियम, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम पूछा गया है, आपको सही जवाब देना। ये संभवतः आने लायक प्रश्न है, देखते हैं कितने लोग आंसर देते हैं। 33 का आंसर क्या होगा। कोई स्टेडियम का नाम जानता हो तो कृपया जरा स्टेडियम का नाम भी बताइए, स्टेडियम का नाम भी बताइए, मजा आ जाएगा। स्टेडियम का नाम क्या है, ठीक है, अभय, वेरी गुड, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम जो है वो इंदौर में है, जिसका नाम है अभय, ठीक है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। 33 जी, अभय खेल। अगला प्रश्न है आपका, वर्तमान में, ये पुराना क्वेश्चन है, देखो आप चाहो तो वर्तमान में बता सकते हो, आप समझ रहे ना, क्योंकि ये MPPSC प्री में पहले आए हुए क्वेश्चन है, तो ये पुराना क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन करने का वैसे कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन हाँ इससे आप ये बता सकते हो कि वर्तमान में राज्य खेल परिषद के अध्यक्ष कौन है, या मध्य प्रदेश खेल परिषद के अध्यक्ष कौन है। अगर आपको नाम पता है तो आप बता सकते हो, क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन है, तो ये ऑप्शन अब किसी काम के नहीं है आपके, ठीक है, ये ऑप्शन अभी आपके किसी काम के नहीं है, क्योंकि बहुत पुराना है। इसके हिसाब से तो आंसर ये था सी, ये पुराना है। नए के हिसाब से किसी को आंसर पता है क्या। वर्तमान में यशोधरा राजे सिंधिया, नाम सुना हो, वर्तमान में कौन है, वर्तमान में यशोधरा राजे सिंधिया हैं। क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको उसे करने से मना कर रहा था। यशोधरा राजे सिंधिया जो है इसकी अध्यक्ष हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और अगर यही प्रश्न का आंसर हो तो इसका आंसर था तुकोजी राव पवार, ये जो थे मध्य प्रदेश खेल परिषद के अध्यक्ष थे, बहुत पहले आया था ये प्रश्न, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिएगा। ये कुछ पुराने क्वेश्चन है, लेकिन आप ये इसमें ये देख सकते हैं कि MPPSC ने ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। खेल प्रशिक्षक को उसके समर्पित कार्य हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। मैं आपका थोड़ा सा देखना चाहूंगा कि आप आंसर क्या लगाते हैं। 35 का आंसर क्या होगा, चलिए बहुत बढ़िया।
देखो बच्चों, पहले तो मैं इसका आंसर बता दूं कि इनमें से कोई भी पुरस्कार मध्य प्रदेश में खेल प्रशिक्षक को नहीं दिया जाता। ठीक है, मध्य प्रदेश में अगर यहाँ मध्य प्रदेश लिखा हुआ, देखो मध्य प्रदेश शासन द्वारा, मध्य प्रदेश शासन द्वारा खेल प्रशिक्षक को एक पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है विश्वामित्र। नाम सुना आपने? विश्वामित्र पुरस्कार नाम सुना होगा आपने, जो ऑप्शन में नहीं है। अब इसमें तो क्या था कि आपको कोई ऑप्शन चुनना था तो आप ए चुन सकते हैं, आप समझ रहे हो ना। विक्रम पुरस्कार जो है वो खिलाड़ी को दिया जाता है। तो क्योंकि आपको पता है कि कभी कभी हमारा जो लोक सेवा आयोग है वो कभी कभी गलती कर देता है, आपको पता है ना, लोक सेवा आयोग कुछ ऐसे प्रश्न डाल देता है, और इस प्रश्न के साथ भी वही हुआ था जो बाकी प्रश्नों के साथ हुआ था कि डिलीट कर दिया गया था इसको, क्योंकि इसमें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खेल प्रशिक्षक को इनमें से कोई भी पुरस्कार नहीं दिया जाता था। वर्तमान में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है कोच को यानी प्रशिक्षक को। तो ये जरूर याद रखिएगा 1994। और विक्रम पुरस्कार दिया जाता है खिलाड़ी को 1990 वाला। अब जो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि द्रोणाचार्य जो थे और परशुराम, देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार केंद्र सरकार देती है। कौन देती है? द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है वो केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। क्योंकि एमपी की बात थी इसलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया? अरे बेटा ये तो डिलीट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा विश्वामित्र पुरस्कार। इसमें किसी को आंसर नहीं माना गया था क्योंकि द्रोणाचार्य पुरस्कार कोच को मिलता है परंतु वो केंद्र सरकार देती है यानी भारत सरकार देती है। यहाँ वो कह रहे हैं मध्य प्रदेश शासन द्वारा। ठीक है, याद रखना। आपका अगला प्रश्न है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, शायद आपको याद आ जाए, नहीं याद आ जाए तो पकड़ लेना। 1956 से 1964 के ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के गोल रक्षक का क्या नाम था? बताइए। 36 का आंसर क्या होगा? 36 का आंसर कुछ लोग बता रहे हैं ए, कुछ लोग बोल रहे हैं डी, कुछ लोग बोल रहे हैं सी। के बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। देखो देखो बच्चों, ऐसा है, आपने मध्य प्रदेश का जो जीके पढ़ा होगा उसमें एक वर्ड पढ़ा होगा कि शंकर लक्ष्मण गोली, शंकर लक्ष्मण को गोली के नाम से जाना जाता है। सुना है कि नहीं सुना है? आपने कुछ खिलाड़ियों के उपनाम पढ़े होंगे या मध्य प्रदेश के कुछ व्यक्तियों के उपनाम, जैसे ताई किसे कहते हैं, कैप्टन किसे कहते हैं, सुना है आपने? भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं, बुंदेलखंड का शिवाजी। वैसे एक नाम पढ़ा होगा गोली। गोली कहते हैं शंकर लक्ष्मण को। शंकर लक्ष्मण जो कि इंदौर के एक प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी थे और ये क्या करते थे? गोलकीपर बनते थे। क्या बनते थे? गोलकीपर। इसलिए इनका नाम बन गया था गोली गोली। आपने चक दे इंडिया देखी होगी, उसमें भी ये बताया गया था। तो ये शंकर लक्ष्मण है और इसका सही आंसर है डी, यानी ये जो है गोल रक्षक थे यानी गोली थे, इसीलिए इनका नाम पड़ गया था गोली। अगला प्रश्न, ये भी पुराना प्रश्न है, अभी इसको करने का कोई मतलब तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा आप आंसर दे दो इसका। कभी कभार कोई पुराना क्वेश्चन लगाओ, कुछ ना कुछ आंसर तो होगा। पुराने प्रश्न एक दो आ गए, वो क्या टाइपिस्ट ने जो है इसका आंसर लगाएंगे क्या आप लोग? ठीक है, राम शर्मा ने बोला है। ठीक है, राम शर्मा, राम भारद्वाज हो क्या आप? चलिए देखिए, इसका जो सही आंसर है 2012 में ये जो पुरस्कार है वो अनुपम खेर को दिया गया था। इसका नाम था लता मंगेशकर पुरस्कार। लता मंगेशकर पुरस्कार वही पुरस्कार है जो लगभग 1984 में, एक सेकंड, कालिदास सम्मान है ना? हाँ, अनुपम खेर को दिया गया था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, कालिदास सम्मान है 1980, आपने सुना होगा 1980 में शुरू हुआ था और राशि कितनी मिलती है? 2 लाख कालिदास। और कालिदास अकादमी कहाँ पर है? उज्जैन में। 2 लाख पुरस्कार। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन कहाँ बोया जाता है? 38 का आंसर क्या होगा? 38 का आंसर क्या होगा? वेरी गुड। देखिए, बोया वहीं जाएगा जहाँ पर होगा ज़्यादा, और आप सब जानते हैं कि मालवा जो है वो 2 चीज़ों का भंडार कहलाता है। एक तो सोयाबीन बहुत होता है यहाँ पर, और दूसरा क्या होता है? गेहूँ।
इसीलिए इसे गेहूं का भंडार या गेहूं की डलिया भी कहते हैं। तो गेहूं और सोयाबीन अत्यधिक होता है, लेकिन सोयाबीन सर्वाधिक बोया कहाँ जाता है, तो इसका राइट आंसर है मालवा, और गेहूं भी यहाँ पर होता है जी। चलिए, ब्लैक सॉइल, वो सारे रीजन्स आपको बहुत अच्छे से पता है। अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती। तो मध्य प्रदेश का वो कौन सा जिला है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती, आपको बताना दिए गए विकल्प में। 39 का आंसर क्या होगा? 39 का आंसर दिया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया, क्या बात है, ठीक है, ओके। देखिए 39 का आंसर, देखिए भिंड जो है वो तो लगता है, सतना ये भी लगता है, शिवपुरी ऐसा जिला है, शिवपुरी आपको पता होगा 2 राज्यों से लगता है, एक राजस्थान और एक कौन सा है, यूपी। अब हम बात करें श्योपुर, तो श्योपुर अकेला जो है आपका कहाँ से टच होता है, राजस्थान से टच होता है। तो इसका राइट आंसर है श्योपुर की सीमा राजस्थान से लगती है, यूपी से नहीं लगती, ठीक है। जबकि शिवपुरी की सीमा, शिवपुरी इस तरीके से फैला हुआ है, इस तरीके से बड़ा जिला है, इधर राजस्थान टच होता है और इधर यूपी टच होता है, नाम है शिवपुरी, बहुत इंपॉर्टेंट शहर है शिवपुरी, ठीक है, याद रखिएगा। तो 39 का आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से, जब जनसंख्या की बात पूछी जा रही है तो 2011 के हिसाब से आपको आंसर देना, ये तो आपको पता ही होगा। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला मध्य प्रदेश का कौन सा है? जनसंख्या से 1 या 2 प्रश्न आपके जरूर आएंगे, जनसंख्या अच्छे से पढ़कर जाइएगा, खासकर SC ST का डाटा और बाकी पूरा डाटा, महिलाओं के जितने भी फैक्ट हैं लाइक सेक्स रेशियो है, उनको बहुत ध्यान से पढ़कर जाइएगा, एक ना एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। देखिए जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला जो है वो क्या है? हरदा है। आप सब जानते हैं कि हरदा के बाद अभी वर्तमान में अगर देखेंगे तो वर्तमान में सबसे छोटा, आप सबको पता है कि वर्तमान में सबसे छोटा कौन सा है? निवाड़ी है, जिसकी जनसंख्या मात्र कितनी है बच्चों? ये सबसे छोटा है, ठीक है, याद रखिएगा। वर्तमान में सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल में भी वर्तमान में क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में सबसे छोटा जो है निवाड़ी है, याद रखना, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या है, क्योंकि समय हमारा हो चुका है। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? 1 घंटे से ज़्यादा ये क्लास नहीं जा सकती, इसलिए थोड़ा सा आप इसका आंसर बताइए। चलिए, देखिए इसका सही आंसर है, देखो एक और बात याद रखना, पंडित रविशंकर शुक्ल। जब भी जनसंख्या का प्रश्न पूछा जाएगा वो आपको हाईलाइट करके देखा, जैसे मान के चलिए कुछ लोगों का डाउट है, अभी सेंसस नया हुआ नहीं है, 2011 के हिसाब से डाटा अलग रहेगा और वैसे अलग रहेगा। जब वो ये पूछेगा कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला 2011 के जनसंख्या के हिसाब से क्या है, तो आपको निवाड़ी कभी नहीं बताना, ना आगर मालवा बताना, कोई नहीं, हरदा बताना है। जब वो ये पूछे, मेंशन नहीं करे 2011, और पूछे कि वर्तमान में सबसे छोटा जिला मध्य प्रदेश का कौन सा है क्षेत्रफल में, जनसंख्या में, तो आप आंसर दे सकते हो कोई भी। हाईलाइट करेगा, जब वो जनसंख्या पूछेगा तो जनसंख्या में वो हाईलाइट करके देगा कि 2011 के हिसाब से, इस चीज को याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हमारा। तो देखिए आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश के पहले जो मुख्यमंत्री थे उनका नाम था रविशंकर शुक्ल, ठीक है, याद रखना। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के 12 मेन जो ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग हैं? ये सारे क्वेश्चन MPPSC में आए, जितने भी अभी तक क्वेश्चन करवाए सारे MPPSC में अब तक पूछे गए हैं, ठीक है, सारे के सारे MPPSC में पूछे गए हैं। इसका राइट आंसर है, आप सब जानते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी, यानी 2। कौन कौन से? 2 बड़े ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में है, एक का नाम महाकालेश्वर है, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर है, और दूसरे का नाम है ओमकारेश्वर, जो ओम के आकार में स्थित है, ओमकारेश्वर। तो ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर ये 12 ज्योतिर्लिंग का हिस्सा हैं। महाकालेश्वर किसके नदी के तट पर हैं? क्षिप्रा नदी के तट पर हैं, जबकि ओमकारेश्वर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा 42। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मांडू निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? मांडू
निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, फटाफट बताइए। मांडू निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, जीवाजी राव, रानी रूपमती, अलाउद्दीन खां, झलकारी बाई। जी सेल्फी सिंह, 12 बजे आपको मिलेगा, स्पेशल क्लास में भी पढ़ाने वाला हूँ एक आध दिन। चलिए, इसका करेक्ट आंसर है, देखिए दिए गए विकल्प के हिसाब से आप सब जानते हैं रानी रूपमती और बाज बहादुर का संबंध मांडू से है। इनके नाम के जो महल हैं वो भी मांडू में है और इनकी जो प्रेम कहानी है वो भी आज मांडू के किले में आपको सुनाई देगी। आप कभी मांडू जाइएगा, उसमें आपको रानी रूपमती और बाज बहादुर की जो है प्रेम कहानी आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी आंखों के सामने चल रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जनसंख्या की दृष्टि से, एक सेकेंड, मध्य प्रदेश, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी है। कृपया प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। वो पूछ रहे हैं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति मध्य प्रदेश में कौन सी है। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है बच्चों को। वेरी गुड। देखिए, इसका जो सही आंसर है बच्चों, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की 3 बड़ी जनजाति हैं बाय पॉपुलेशन। पहले पे आती हैं भील, सेकंड पे आती हैं गोंड और तीसरे नंबर पे आती है जिसको हम लोग बोलते हैं कोल जनजाति। तो ये मध्य प्रदेश की 3 बड़ी जनजाति हैं जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा जो है भील है। हाँ, अगर जनसंख्या समूह पूछा जाए कि किस जनजाति का जनसंख्या समूह ज़्यादा है, यानी समूह से मतलब है, सॉरी, हम लोग बोलेंगे एक तरीके से समूह मतलब इनकी उपजाति ज़्यादा है, गोंडों की उपजाति ज़्यादा है, इसके जो हैं उपजाति ज़्यादा है, यानी उनके सब कास्ट ज़्यादा हैं गोंडों के, लाइक अगरिया हैं, नगारची हैं, सोलाहस हैं, प्रधान हैं, ओझा हैं, लाइक इस तरीके से। ठीक है, याद रखना। सर जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो सभी, जी ये सभी पहले आ चुके हैं। देखिए, एक और बात है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। मध्य प्रदेश में लगभग वर्तमान में 46 जो हैं एसटी पाई जाती हैं। इनमें 3 विशेष पिछड़ी हैं। एक आपको पता है सहरिया विशेष पिछड़ी जनजाति है, एक बैगा है और एक का नाम क्या है, भारिया। मैंने इनको पढ़ाया है, सभी को डिटेल में पढ़ाया है, हर जनजाति को लेक्चर है मेरा अनअकैडमी की स्पेशल क्लास में, आप लोग देख भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मूर्ति कला का, ये एमपीपीएससी में आया, अच्छा प्रश्न है, ये आने की संभावना है, ये रिपीट होने की संभावना, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मूर्ति कला का प्रसिद्ध स्थान फड़के स्टूडियो, तो फड़के स्टूडियो कहाँ पर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये इस तरह का प्रश्न है कि ये शायद दोबारा से पूछा जा सके। तो 45 का जो आंसर है ये एमपीपीएससी में आया था, शायद 2015 या 2014 का है। तो इसका राइट आंसर है बच्चों धार में है, इसको बोलते हैं क्या, फड़के स्टूडियो। यहाँ पर मूर्ति कला का जो है एक बहुत प्रसिद्ध केंद्र है, ये एमपी में बहुत फेमस है फड़के स्टूडियो, तो आप याद रखिएगा कहाँ पर है, धार में। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है देखते हैं क्या है। मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, आपको बताना है। प्रतिवर्ष अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, 46। और ये भारत का सबसे बड़ा शास्त्रीय नृत्य समारोह है। अखिल भारतीय लगाए, अखिल भारतीय मतलब ऑल इंडिया। आप लोगों को ये भी बताना है कमेंट सेक्शन में कि ये कब शुरू हुआ था। तो ये इसका नाम है खजुराहो नृत्य समारोह। कहाँ पर होता है, ये खजुराहो में ही होता है। पहली बात आपको ध्यान क्या देना है, ये खजुराहो में ही होता है, याद रखिएगा। कहाँ होता है, खजुराहो में। अब ये देखिए, ये 1976 में प्रारंभ हुआ था, किताबों में तो 1976 ही दिया है। अगर आप गूगल वगैरह पे चेक करोगे तो उसमें डेट आपको 74 मिल जाएगी, लेकिन किताबों के हिसाब से 76 ही है। आप लोगों ने भी 76 पढ़ा होगा, मैंने भी 76 पढ़ा है। और ये 2021 में भी हुआ था। 2021 में कई साल बाद हुआ था, फरवरी में। ठीक है, 2021 में फरवरी में आयोजित हुआ था। ठीक है, कई सालों बाद हुआ था, लगभग 44 ईयर के बाद इस साल हुआ था। ठीक है, याद रखना। अच्छा प्रश्न है। शास्त्रीय नृत्य समारोह, इसमें भारत के जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं, लाइक भरतनाट्यम हो, कुचिपुड़ी हो, कथक हो, सबका जो है इसमें प्रदर्शन किया जाता है और ये ऑल इंडिया लेवल का सबसे बड़ा है। मंडीदीप, मंडीदीप जो औद्योगिक क्षेत्र है, आपको बताना है मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में, आपको बताना है। 47। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो आप सब जानते हैं कि मंडीदीप कहाँ पर है बच्चों, तो मंडीदीप है आपका रायसेन में। और ये मंडीदीप क्यों फेमस है बच्चों, क्योंकि मंडीदीप में देश का पहला ऑप्टिकल फाइबर कारखाना लगा है। देश का प्रथम ऑप्टिकल फाइबर कारखाना जो है कहाँ पर लगा हुआ है, यहीं पर लगा हुआ है। और ये देश का पहला ऑप्टिकल फाइबर कारखाना हम लोगों ने जो है जापान के सहयोग से स्थापित किया है। ठीक है, किसके, जापान के सहयोग से स्थापित किया है, जिसमें टेलीफोन के उपकरण लाइक वायर और जो है आपके लेंसेज वगैरह बनते, ऑप्टिकल लगा ना, ऑप्टिक आंख से संबंधित होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश के किस जिले में रेलवे स्लीपर, एक सेकेंड, मध्य प्रदेश के किस जिले में रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना स्थित है। अच्छा, मैं ये सोच रहा था, अभी तो इसी के बहुत सारे क्वेश्चन रह गए हैं, आज 85 क्वेश्चन हो पाएंगे। चलिए ओके, इसका बच्चों सही जो आंसर है वो है सीहोर। सीहोर जिले में एक जगह है जिसको हम लोग बोलते हैं बुधनी, नाम सुना है आपने, बुधनी। तो सीहोर जिले के बुधनी में रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना है। और एक और बात याद रखनी है आपको कि रेलवे स्लीपर किसके बनाए जाते हैं बच्चों, ये किसके बनाए जाते हैं, तो साल के बनाए जाते हैं, साल की लकड़ी का बनाया जाता है रेलवे स्लीपर। ठीक है, तो साल से क्या बनाया जाता है, रेलवे स्लीपर बनाया जाता है, जो मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के बुधनी में है, याद रखिएगा जी, मामा जी का क्षेत्र है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, 2 क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, ये 49। मध्य प्रदेश की पहली महिला जो मुख्यमंत्री थी वो कौन थी, जिनके आपको बताना। 49 का आंसर क्या है, 5 मिनट। वेरी गुड, 49 का आंसर है उमा भारती। उमा भारती लगभग 2003 में जो है मध्य प्रदेश की ये मुख्यमंत्री बनी थी और ये मध्य प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री हैं। याद करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है कि मध्य प्रदेश के पहले सीएम हैं पंडित रवि शंकर। तो शंकर की जो वाइफ हैं उनका नाम उमा था, तो पहले वो हैं और ये पहली उमा भारती। ठीक है, याद रखिएगा, बीजेपी से थी, बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद बाबूलाल गौल बनाए गए थे, उसके बाद 2004 से मामा आए हैं, फिर मामा गए नहीं, उसके बाद बीच में कमलनाथ आ गए थे। ठीक है, तो आज का आखिरी क्वेश्चन है जलदीप योजना। ये इस क्वेश्चन के बाद आपको जो है जलदीप योजना के बारे में बताना है। जलदीप योजना मध्य प्रदेश शासन ने प्रारंभिक तौर पर किस जलाशय से प्रारंभ की थी, आपको बताना है। जलदीप, प्रश्न करवाने का मन तो मेरा था कि आगे और प्रश्न करवा दूं, बट थोड़ा इमरजेंसी है आज, आप लोगों को पता ही है, सुबह से थोड़ा सा कुछ इमरजेंसी है, तो बाकी के क्वेश्चन कल करवाऊंगा। अभी लगातार आपको डेली इसमें अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और इसका जो सही आंसर है बच्चों, देखिए इसका सही आंसर है ए, इंदिरा सागर। देखिए इसका मतलब क्या, आप सब जानते हैं कि इंदिरा सागर जो है वो खंडवा के पुनासा में है। कहाँ पर है, खंडवा के पुनासा में स्थित नर्मदा नदी पर बनाया हुआ एक बहुत बड़ा डैम है जिसका नाम है इंदिरा सागर। और आपने सुना होगा यहीं पर हनवंतिया द्वीप भी है। तो जब इंदिरा सागर डैम बनाया गया था तो वहाँ आसपास रहने वाले जो मछुआरे थे उनको डेवलप करने के लिए, उन मछुआरों के को रोजगार देने के लिए क्या किया था, उन्हें मछली उत्पादन के लिए प्रेरित किया था, मछली पालन के लिए मछुआरों को प्रेरित किया था। जलदीप मतलब किसी चीज का जलना, जलना मतलब प्रकाश, प्रकाश मतलब विकास। तो मछुआरों के विकास के लिए परियोजना प्रारंभ की गई थी सबसे पहले इंदिरा सागर डैम में। याद रखिएगा इसका आंसर है ए। चलिए अब 5 मिनट मेरी बात सुनिए। आज 50 क्वेश्चन है, बाकी के रिमेनिंग कल मैं थोड़े से ज़्यादा करवा दूंगा आपको आज के लिए। और अब आपको कुछ 5 मिनट मेरी बात सुननी है। देखिए, अगर आप MPPSC या व्यापम के किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्राइब कीजिए। इसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि पहले तो आपको बता दूं कि इसमें फ्री प्लान क्या क्या है। अगर आप फ्री क्लासेस अटेंड करते हैं तो वीकली 500 जो हैं फ्री लाइव क्लासेस होती हैं, जिससे आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। फ्री लाइव क्विज रहते हैं जिसमें आप लगभग 20,000 क्वेश्चन जो है आप कर सकते हैं, और वीकली जो है फ्री मॉक टेस्ट होता है। तो ये फ्री प्लान है, मतलब अगर आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर डाउनलोड करते हैं और उस पर जो है फ्री क्लास लेते हैं तो वहाँ पर भी आप लगभग 500 लाइव क्लासेस जो है एक वीक में अटेंड कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इसके अलावा MPPSC T20 सीरीज चल रही है जिसमें पर डे आप 20 मिनट में 20 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कर सकते हैं।
इन क्वेश्चंस को आप डेली 8 बजे अटेंड कर सकते हैं। 8 बजे ये सीरीज चलती है जिनका एनालिसिस एमपी के टॉप एजुकेटर द्वारा 8:30 पर किया जाता है। इसके अलावा एमपीपीएससी के लिए अनअकैडमी स्कॉलरशिप असेसमेंट टेस्ट हो रहा है एमपीपीएससी प्रीलिम 2020 के लिए। इस टेस्ट की जो डेट है वो 4 जुलाई, 11 जुलाई, 18 और 23 जुलाई है। इसमें अगर आप ये टेस्ट देते हैं और अगर आपकी रैंक 1 to 3 आती है टॉप 3 में, तो 50% का डिस्काउंट 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन पर, और अगर आपकी रैंक 4 to 100 आती है तो आपको 25% का डिस्काउंट आपको आपके सब्सक्रिप्शन पर मिलेगा। तो आज ही अनअकैडमी प्लस सब्सक्राइब कीजिए। अनअकैडमी प्लस सब्सक्राइब करने का मतलब है आप अपने फेवरेट टीचर से लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ सकते हैं, प्रॉपर लर्निंग आपको मिलेगी, डिफरेंट एग्जाम के लिए डिफरेंट बैच कोर्सेज मिलेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेंगे, हर तीसरा सेशन एक डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, इंटरेक्शन के लिए पोल कमेंट्स कुछ मिलेंगे। सबसे बड़ा एडवांटेज है कि एक ही सब्सक्रिप्शन लेने पर आप उस पर्टिकुलर कैटेगरी के सभी टीचर से पढ़ सकते हैं। वीडियोस को डाउनलोड करके देख सकते हैं, पीडीएफ में आपको सारे